हिंदी साहित्य में आप सुन रहे हैं श्री विमल मित्र का लिखा लघु उपन्यास एक और तरह का तीसरा एवं अंतिम भाग। पिछले 2 भागों में आपने सुना समर विश्वास अपने बचपन और जीवन की कहानी मिसेस दास को सुना रहा है। इस भाग में सुनिए कि कैसे मिसेस दास के चंगुल में फंसकर वो अपना सर्वस्व लुटा बैठा। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मिसेस दास। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी याद नहीं आया कि ये मिसेस दास कौन थी। मिसेस दास की तो किसी महिला को नहीं जानता था। नारी के नाम पर तो बस एकमात्र कनक से ही थोड़ी जान पहचान हुई थी, वो भी बस कुछ दिनों की थी। फिर तो किसी लड़की की ओर उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। लड़का बोला, मिसेस दास ने कहा है कि आपको ये 1000 रुपये के टिकट बेचने हैं। 1000 रुपये के टिकट? आश्चर्य में पड़ गया था वो। 1000 रुपये के टिकट कैसे बेचेगा वो? किसको जानता था वो? कौन सुनेगा उसकी बात? लड़के ने कहा, मिसेस दास ने बहुत अनुरोध किया है आपसे। मुझसे? मुझे कैसे जानती हैं वो? वो सबको जानती हैं और उन्हें भी सब जानते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती। ये सब वो उन दुखियारों के लिए कर रही हैं जिन्हें खाने पहनने को नसीब नहीं होता। वो स्वयं 10,000 के टिकट बेच रही हैं। आप लोगों को तो इतने थोड़े से ही दिए हैं। इतना भी सहयोग नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत सी बातें कह गया लड़का। मिसेस दास के गुणों का धड़ाधड़ बखान कर गया। वो अपने तन, समय और अर्थ से देश के लिए जो कर रही हैं उससे कितना हो पाएगा? सब मिलकर प्रयत्न करें तभी कुछ हो सकता था, नहीं तो देश के हजारों लाखों बेघर नंगे भूखों को कौन देखेगा? मिसेस दास के अकेले करने से कितना होगा? टिकट की कॉपी छोड़कर उस दिन चला गया था वो लड़का। फिर किस तरह कुल 5 दिनों में उसने वो 1000 रुपये के टिकट बेच डाले थे वो स्वयं नहीं जानता था। देश की अजीब अवस्था थी उस समय, और ऊपर से समर विश्वास का अनुरोध। वो ना तो किसी से बहुत घुलता मिलता था और ना किसी पचड़े में पड़ता था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा था लोगों से। टिकट की कॉपी सामने रखते ही सबने तुरंत खरीद लिए थे। फिर आया वही लड़का। समर ने टिकट की कॉपी का आधा हिस्सा और रुपए उसके सामने रख कर कहा, ये लीजिए, मिसेस दास से कहिएगा जितना मुझसे संभव हो सका कर दिया। अगले दिन टेलीफोन आया, वही लड़का बोल रहा था। बोला, मिसेस दास आपसे बात करेंगी। रिसीवर कान से लगाए रहा वो। इधर से नारी कंठ सुनाई दिया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद समर। समर बोला, नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मिसेस दास ज़रा रुक कर बोली, भले ही ना हुई हो पर तब भी तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने टिकट खरीदे हैं उन्हें तुम मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना। हंस दिया समर, बोला, ज़रूर दे दूँगा। उधर से आवाज़ आई, शो के दिन तुम आ रहे हो ना? उसने कहा, मेरा तो कैश का काम है, फिर भी कोशिश करूँगा आने की। नहीं, कोशिश कुछ नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें। और वाकई में जाना पड़ा था उसे। बहुत बड़ा पंडाल था। विराट आयोजन देखकर चकित रह गया था वो। इतने दिनों तक सब चीज़ों से अपने को विच्छिन्न करके जैसे अपना अस्तित्व ही भूल गया था वो। नृत्य, गान, मैजिक व अभिनय का मिला जुला मनोरंजन कार्यक्रम हुआ था। पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ था। प्रकाश से जगमगाता कलकत्ता शहर का एक अंचल। परंतु पूरे अनुष्ठान में जैसे मिसेस दास ही शीर्षमणि थीं, उन्हीं को केंद्र बनाकर जैसे सब कुछ हो रहा था। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था। कहीं कोई बाहुल्य नहीं था, न आचरण में और न निष्ठा में। हर पल वो लोगों से घिरी रही थी। पुलिस कमिश्नर, मेयर से लेकर मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, सेक्रेटरी तक सबके सब घेरे हुए थे उन्हें। कितनी श्रद्धा, कितना त्याग, कितनी निष्ठा थी। उस त्याग, उस निष्ठा, उस श्रद्धा के निकट आ पाने के कारण समर ने अपने को धन्य माना था। अचानक वही लड़का जो टिकट बेचने को दे गया था वहाँ से गुजरा तो उसे देख कर बोला, अरे आप यहाँ कोने में छुपे बैठे हैं, चलिए अंदर चलिए। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, मिसेस दास पूछ रही थी आपके लिए, चलिए। अंत में जाना पड़ा। बड़े बड़े एवं विख्यात लोगों को एक तरफ करके उसे मिसेस दास के सामने हाजिर किया गया। उसे देखकर जैसे उल्लसित हो उठी मिसेस दास। बोली, ओह, तो तुम ही समर हो, कहाँ छुपे बैठे थे, कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। फिर बगल में खड़े एक मारवाड़ी को देखकर बोली, अरे मिस्टर अग्रवाल, यहाँ हैं आप, कैसा लगा फंक्शन? विगलित हो उठे थे मिस्टर अग्रवाल। उसके बाद फिर समर की ओर घूमकर मिसेस दास ने कहा,
तो कब आ रहे हो तुम मेरे यहाँ? मिस्टर दास से तो तुम्हारा परिचय हुआ ही नहीं। आऊँगा किसी दिन समय निकाल कर, समर ने कहा। नहीं नहीं, किसी दिन नहीं, बुधवार को आओ, मैं इंतज़ार करूँगी, वहीं खाना खाना उस दिन। सैकड़ों काम थे मिसेस दास को। दसियों लोग तरह तरह के अनुरोध लेकर आ रहे थे उनके पास। किसने नहीं खाया, किसको गाड़ी भेजनी थी, किसको घर भिजवाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करना था। सभी कामों के लिए मिसेस दास के परामर्श की ज़रूरत थी, पर इतने कामों के बीच भी उन्होंने समर को रोके रखा। बोली, तुम्हारे साथ ठीक से बात ही नहीं हुई समर? तो तुम बुधवार को आ रहे हो ना? देखो मैं इंतज़ार करूँगी। समर को जाना ही पड़ा था उनके यहाँ। स्तंभित रह गया था वो। इतनी भली, इतनी भद्र, इतनी सरल थी वो। उनकी तुलना में समर क्या था भला? क्या हैसियत थी उसकी? कुल 500 रुपये मिलते थे, उसी में अपना खर्च, मेस का बिल व पिता का बचा कर्ज, सब कुछ करना पड़ता था। किसी तरह चल रहा था बस। पर मिसेस दास ने ज़रा भी ख्याल किए बिना उसे अपना बना लिया जैसे। जब वो पहुंचा, मिसेस दास बाथरूम में थी। खानसामा उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया था। कमरे की साज सज्जा देखकर चकित रह गया था वो। घर तो ऐसा होना चाहिए। एक कोने में एक छोटी तिपाई पर कैक्टस का मुरादाबादी गमला रखा था। दीवार पर फ्रेम में मढ़ी एक जापानी पेंटिंग थी। बांस का पत्ता झड़ता हुआ दिखाया गया था। सीलिंग की आड़ में नीला प्रकाश था। सफ़ेद पॉपलिन के कवर वाले 3 काउच थे और फर्श पर वेलवेट जैसा सफ़ेद कारपेट बिछा हुआ था। झलमल करती आई मिसेस दास। हंसकर बोली, तो तुम आ ही गए समर। खड़े होकर समर ने कहा, आपके काम में शायद खलल डाल दिया मैंने आकर। अरे ऐसा क्या काम है मुझे? इसी पर अब तक मिस्टर सोनपार के साथ बात हो रही थी। मिस्टर सोनपार को तो जानते ही होगे तुम। पहचान नहीं पाया समर। बोला, नहीं तो? अरे एलपीएन जूट मिल के जनरल मैनेजर हैं, कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जाने से पहले मिलने आए थे। बड़े अच्छे आदमी हैं। लौटने पर तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। फिर जैसे अचानक कोई बात याद आ गई हो, ऐसे बोली, अरे देखो मैं तो भूल ही गई थी, बताओ क्या पियोगे तुम? आप परेशान मत होइए, समर ने कहा। लेकिन मिसेस दास परेशान हुई। आवाज़ लगाई, अब्दुल। फिर बोली, बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या ठंडा? विनम्रता से समर ने कहा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा मिसेस दास, आप सचमुच परेशान मत होइए। परंतु मानी नहीं मिसेस दास। कोल्ड ड्रिंक पीना ही पड़ा था उसे। फिर सामने बैठी बातें करती रही थी वो। बीच में ही टेलीफोन बज उठा तो उन्होंने कहा, एक्सक्यूज़ मी समर। हेलो, हाँ मिसेस दास बोल रही हूँ। समर उनकी बातें सुनता रहा। कितनी तरह के लोगों से परिचय था उनका। छोटे बड़े, अमीर, बड़े बड़े पदाधिकारी जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं। ऐसे लोगों के टेलीफोन आते थे उनके पास। सबसे कितनी घनिष्ठता थी। सब कितनी खातिर करते थे मिसेस दास की। अपने को बड़ा उपकृत समझा था उसने। वो भी जैसे उन लोगों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ था, उनमें से एक हो गया था। मिसेस दास टेलीफोन पर कह रही थी, नहीं नहीं, अभी तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे यहाँ गेस्ट हैं, बहुत व्यस्त हूँ मिस्टर बनर्जी। कल मिल सकती हूँ, कल शाम को 3 से 4 तक फ्री हूँ मैं। फिर ज़रा देर बाद रिसीवर रखकर पास आकर बैठ गई। बोली, क्या मुसीबत है, 2 मिनट शांति से बैठकर बात करने का भी उपाय नहीं है? समर ने कहा, मैंने आकर आपको परेशानी में डाल दिया मिसेस दास। परेशानी? अरे परेशानी किस बात की? मेरे लिए तो बल्कि अच्छा ही हुआ, नहीं तो मिस्टर बनर्जी के पल्ले में पड़कर मुसीबत में फंस जाती। मिस्टर बनर्जी कौन है? जरा अवहेलना के स्वर में मिसेस दास ने कहा, वो मिस्टर वीरेन बनर्जी हैं, हमारे मेयर। तभी मिस्टर दास आ पहुँचे। बोले, खुकू मिस्टर मेटा आए हैं, रुपए दे दो। मिसेस दास बोली, कितने देने हैं पूछा? हाँ कह रहे हैं 7,000 चाहिए। तो दे दो, चेकबुक तो तुम्हारे पास ही है। कह दो अभी नहीं मिल सकती, मैं ज़रा बिजी हूँ। और हाँ, तुमसे मिलवा दूँ, ये समर हैं, समर विश्वास। हाथ बढ़ाकर मिस्टर दास ने कहा। बड़ी खुशी हुई। समर भी हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा दिया। मिस्टर दास बोले, फिर किसी दिन बैठकर ठीक से बातें करूँगा आपके साथ, अभी तो ज़रा जाना है। कहकर मिस्टर दास चले गए। बड़े अद्भुत लगे मिस्टर दास समर को। प्रथम दिन उस मंद नीले प्रकाश में मिसेस दास के निकट बैठकर उसे प्रतीत हुआ था कि पृथ्वी पर कहीं किसी कोने में शांति नाम की कोई चीज़ थी तो वो उस गृहस्थी में थी। वहाँ जैसे ना तो कोई अभियोग था और ना कोई अभाव। बात बात में वहाँ एक से एक बड़े आदमी के टेलीफोन आते थे, जिनका नाम सदा अखबारों की सुर्खियों में रहता था। वे उनके नित्य संगी थे। सारी दुनिया में जब उसके लिए अवहेलना एवं अवज्ञा की भावना थी तो वहाँ उसका सादर आमंत्रण था।
कितना अच्छा लगा था उस दिन समर को। ऐसा लगा था जैसे मात्र 1000 रुपये के टिकट बेचने के बदले में उसे राज सुख मिल गया था। चलते समय मिसेस दास बोली, फिर कब आ रहे हो समर? उसने कहा, फिर आ जाऊंगा ऐसे ही किसी दिन आपको तंग करने। मिस्टर दास भी आ गए थे। उन्होंने भी जल्दी ही किसी दिन आने का अनुरोध किया था, लेकिन मिसेस दास ने वादा किए बिना नहीं छोड़ा। बोली, बताकर जाओ कब आ रहे हो। अंत में वादा करना पड़ा था। कहा था शनिवार को आऊँगा, और अपने वायदे के अनुसार शनिवार को पहुंचा था वो। परंतु उस दिन एकांत नहीं था। ड्राइंग रूम में और भी बहुत से लोग थे। देखने में सभी गणमान्य व्यक्ति लग रहे थे। अंदर जाए कि न जाए, यह सोच ही रहा था कि मिसेस दास की नज़र पड़ गई थी उस पर। एकदम पोर्टिको में आ पहुंची थी और हाथ पकड़कर अंदर लिवा ले गई थी। कहा था, बाप रे, कितने शर्मीले लड़के हो तुम, भागे जा रहे थे क्यों? झिझकते हुए उसने कहा था, मैं सोच रहा था आप बहुत व्यस्त हैं, शायद इसलिए। तो व्यस्त होने से चले जाना चाहिए। आओ बैठो, परिचय करा दूं सबसे। सबसे मिलवा दिया उन्होंने, पर वो शशोपंज में पड़ा रहा। बड़ा अटपटा लग रहा था उसे, किंतु मिसेस दास जैसे जादू जानती थी। ऐसा अंतरंग व्यवहार करती थीं जैसे सब उनके अपने हों। उसके लिए भी चाय आ गई। सबके सामने मिसेस दास उसकी ओर घूमकर बोली थी, इतना शर्माते क्यों हो तुम समर? मेरे घर को अपना ही घर समझना। मिस्टर अग्रवाल बोले, हम लोग तो सभी आपको अपना समझते हैं मिसेस दास। मिस्टर मेटा, मिस्टर रतनलाल, मिस्टर बनर्जी, सब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। पान, सिगरेट, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जिसको जो चाहिए था आने लगा। हर चीज़ का इंतज़ाम था। अब्दुल आकर बीच बीच में देख जाता था। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला समर को। रात के 10 बज गए। रोज़ तो शाम काटे नहीं कटती थी। बोला, अब चलूँ मिसेस दास, रात बहुत हो गई है। पर उन्होंने उठने नहीं दिया। हाथ पकड़कर बिठा लिया। बोली, जल्दी किस बात की है तुम्हें? देर हो भी गई तो क्या? मैं तो आपकी बात सोचकर कह रहा था। हमारे यहाँ का तो रोज़ का यही हाल है। 2-4 दिन आओगे तो पता चल जाएगा। फिर एक एक करके सब चले गए, परंतु उसने जितनी बार भी उठना चाहा, मिसेस दास ने उठने नहीं दिया। उसके कहने पर कि आपको भी तो रात हो रही है मिसेस दास। उन्होंने कहा था, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नौकर चाकरों को भी तो देर हो रही है। इस पर वो बोली थी, होने दो, तुम उनकी फिक्र मत करो, पर घर पर तुम्हारा कौन इंतज़ार कर रहा है? तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? मुझे तो कुछ भी जल्दी नहीं है मिसेस दास, मेरा इंतज़ार करने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर हो गई तो शायद ट्रॉम बस भी नहीं मिलेगी। तुम कोई सड़क पर तो नहीं बैठे हो? और फिर मेरे पास गाड़ी है, चरण सिंह छोड़ आएगा तुम्हें। तदुपरांत प्रायः रोज समर का मिसेस दास के यहाँ जाना नियम सा बन गया था, और रोज ही रात हो जाने पर उनका ड्राइवर मेस छोड़कर जाता था। शुरू का संकोच खत्म हो गया था। मन की हर बात उनसे कहने लगा था। वो एकदम सहज हो गया था, और इतने बड़े शहर में किसी न किसी उपलक्ष्य के बहाने कोई न कोई आयोजन लगा ही रहता था। कभी स्थापना तो कभी बाढ़, कभी सैनिटोरियम तो कभी गरीब छात्र छात्राओं की शिक्षा। अपना अमूल्य समय नष्ट करके मिसेस दास चैरिटी शो करती रहती। कहती, उनके बारे में ज़रा सोचो समर, जो अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल निराश्रित होकर यहाँ आए हैं। हजारों रुपए के टिकट बिकते, फिर पंडाल बनता, कभी कभी मिनिस्टर मुख्य अतिथि बनकर आते, अखबारों में फ़ोटो के साथ खबर छपती, लोग पढ़ते और मिसेस दास के निस्वार्थ त्याग व अथक परिश्रम से अभिभूत हो जाते, शतमुख सराहते। समर कहता, काश सब आप जैसे होते मिसेस दास। वो कहती, मैं कितना कर पाती हूँ समर, मेरी कितनी क्षमता है। समर कहता, जितना आप करती हैं उतना ही कितने लोग करते हैं। मिसेस दास कहती, मेरे पास वक्त बहुत है ना, इसीलिए मुफ्त की बेगार करती रहती हूँ। वो कहता, सच, इन सब कामों में आपका कितना पैसा खर्च हो जाता है किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती समर, ये जताकर गरीब दुखियों का क्या फ़ायदा होगा बताओ। कहकर अपनी सिल्क की साड़ी का पल्ला ठीक करने के बहाने सोफे पर फैला देती वो। बहुत कीमती साड़ियाँ पहनती थी मिसेस दास, परंतु और कोई व्यसन नहीं था उन्हें। भोग विलास की ओर जरा भी आकर्षण नहीं था। कहा करती थी, ऐश्वर्य का उपभोग करने का ख्याल आते ही देश के लोगों का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है समर। ज़रा सोचो तो, हमारे देश के कितने % आदमी ऐसे हैं जो एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल निकाल देते हैं, एक वक्त खाकर जीवन काट देते हैं। मिस्टर दास से समर का मिलना बहुत ही कम होता था। उन्हें काम भी तो कम नहीं थे। घर, गाड़ी, दरबान, बावर्ची, खानसामा, बैरा,
इन सब का खर्च भी कोई कम तो नहीं था। काम धंधा तो करना ही था। मिसेस दास की तरह केवल देश सेवा करने से तो काम नहीं चलता। फिर समाज में जैसा स्थान उसी के अनुसार रहन सहन, उसका तालमेल बैठाने में आदमी को उतना ही सिर खपाना पड़ता है। बातें करते करते प्रायः रोज ही रात हो जाती। मिसेस दास कहती, इस तरह कब तक रहोगे तुम? वो कहता, मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं रहा मिसेस दास। जिसकी पत्नी ही साथ छोड़ जाए उससे अधिक अभागा और कौन होगा। तुम अगर कहो तो मैं एक बार कोशिश करके देखूं। आप करेंगी कोशिश? सचमुच करेंगी? खुशी से अधीर हो उठता समर। कहता, मैं बस एक बार कनक से मिलकर 2 बात पूछना चाहता हूं मिसेस दास। क्या पूछोगे? पूछूंगा मैंने स्वयं क्या अपराध किया है। कहते कहते उसकी आंखें भर आती। मिसेस दास गले में हाथ डालकर दुलार से उसकी आंखें पोंछकर कहती, रो मत समर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक दिन बोली, कनक का पता मेरी डायरी में लिख दो, देखती हूँ किसी तरह उसे तुमसे मिलवा सकूं तो। इतने दिन बाद जैसे समर को वास्तव में किसी से भरोसा मिला। अगर वो प्रयत्न करें तो कोई रास्ता निकल सकता था। कितने लोगों से मिलना जुलना है उनका। उसके बाद कई बार सबके चले जाने पर समर पूछता, कुछ खबर मिली मिसेस दास? मिसेस दास कहती, अभी मिलना तो नहीं हुआ पर पता लगा लिया है। एक दिन बोली, सुना है तुम्हारी कनक बड़ी तकलीफ में है। तकलीफ? कैसी तकलीफ? उद्विग्न हो उठा समर। बोला, कैसी तकलीफ मिसेस दास? बीमार थी क्या? हाँ, पर अब ठीक है, बस कमजोरी है थोड़ी। और क्या पता चला? अब और कुछ नहीं बताऊंगी, थोड़े दिन और धीरज रखो। इसके बाद वो प्रतिदिन मिसेस दास के घर जाकर बैठा रहने लगा। लोगों के सामने कुछ कह सुन न पाता, बस प्रतीक्षा करता रहता। उसे उस तरह असंतुष्ट चित्त देखकर मिसेस दास कान के पास आकर फुसफुसा जाती, चले मत जाना समर, जरूरी बात करनी है तुमसे। कई दिन बाद जब उसकी बेचैनी पराकाष्ठा को पहुंचने को थी, सबके चले जाने पर मिसेस दास ने कहा, तुम्हारी कनक को देखा था आज। देखा था? हाँ, और बहुत सी बातें भी हुई। सचमुच गलती तो तुम्हारी ही है। तुमने पत्नी की मर्यादा ही नहीं दी उसे। समर ने पूछा, कनक ने कही ये बात? क्यों नहीं कहेगी? वो कितने कष्ट में है तुम नहीं समझोगे। तुम पर बहुत नाराज है वो। क्यों तुम अपनी पत्नी पर जोर नहीं डाल सकते थे? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? मैं भला कैसे जोर डालता? उसके भाई ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। वो भी तो यही कह रही थी कि मेरे भाई का विश्वास करके मुझे छोड़ दिया। मुझे बुलाकर नहीं पूछ सकता था? मैं कोई नहीं हूं उसकी? उसने कहा ये? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा समर? मैंने भी बाद में सोचा तो लगा उसकी बात तो ठीक है। कुछ क्षण चुप रहकर समर ने पूछा, आप उससे मिली कहाँ? आप क्या चोर बागान गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी, उसे ही बुलवाया था। जिस चेयर पर तुम बैठे हो इसी पर आकर बैठी थी वो भी। बातें करते करते रोने लगी थी बेचारी। रोने लगी थी? रोएगी नहीं? कौन औरत पति से इतने दिन दूर रह सकती है भला? समर ने कहा, आपने थोड़ी देर और क्यों नहीं रोक लिया उसे? मैं आकर आमने सामने बात साफ कर लेता। गंभीर स्वर में मिसेस दास ने जवाब दिया, ये ठीक नहीं होता समर। औरतों का दिल एक बार टूट जाता है तो आसानी से नहीं जुड़ता। समर ने कहा, लेकिन आपने तो सब कुछ बता दिया ना उसे। बुजुर्गों की तरह मिसेस दास ने कहा, जो कहना था कह दिया। क्या कहा ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। उत्सुकता से समर ने पूछा, अब क्या होगा मिसेस दास? कनक से साक्षात नहीं होगा मेरा? अब नहीं आएगी वो? मिसेस दास बोली, देखो क्या होता है। अचानक एक मुश्किल आ पड़ी है। कैसी मुश्किल? असल में वही बताने को तो तुम्हें आज रोका है। कनक के भाई बड़ी भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। किस मुसीबत में? उन पर बहुत कर्जा चढ़ गया है। हालांकि कर्ज गृहस्थी के कारण हुआ है, पर कनक शादी के बाद भी इतने दिन उनके पास रहने के कारण स्वयं को जिम्मेदार मानती है। क्या करना चाहती है वो? उसकी बातों से तो ऐसा लगा कि कुछ रुपए मिल जाने पर सारे झंझटों से छुट्टी मिल जाएगी और वो तुम्हारे पास आ जाएगी। जल्दी से समर ने पूछा, कितने रुपए? तुम दे सकोगे? कनक के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ मिसेस दास। बताइए कितने रुपए चाहिए? मुझे तो ऐसा लगा जैसे काफ़ी बड़ी रकम है। तुम कहाँ से लाओगे उतना रुपया? मैंने कुछ रुपया जोड़ा है। ज़रूरत पड़ने पर मैं कनक के लिए 10-1 हज़ार तक का जुगाड़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पूछ कर बताऊँगी। कब मिलेंगी आप उससे? ठीक पक्का नहीं है। कल नहीं मिल सकती? तुम क्या कल तक रुपए जुटा सकोगे? उसकी फिक्र मत करिए आप। वो तो जैसे भी होगा करूँगा ही। करना ही पड़ेगा मुझे कनक के लिए।
अच्छा देखो क्या कर सकती हूँ। रात हो गई थी, कॉफ़ी के 2 दौर हो चुके थे। मिसेस दास ने पूछा, अब्दुल से एक और कप कॉफ़ी लाने को कहूँ? समर बोला, नहीं, आज रात को नींद नहीं आएगी मुझे। क्यों? ज़्यादा कॉफ़ी पी ली इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, आज कनक की याद और अधिक सताने लगी है इसलिए। वो दिन बड़ी बेचैनी में बीता समर का। ऑफिस के काम में डूबे रहने पर भी अकेलापन खाता रहा। 5 बजते ही सीधा मेस चला आया और जल्दी से कपड़े बदल कर मिसेस दास के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर अब्दुल ने कहा, मेम साहब तो नहीं है हुजूर? समर ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। एक एक क्षण भारी लगने लगा समर को। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद अब्दुल से पूछा, किसी के साथ गई हैं मेम साहब? जी हाँ, एक औरत के साथ में। और कुछ पूछने में शर्म आई समर को। कैसी थी देखने में, कितनी उम्र थी, ये सब अब्दुल से तो पूछा नहीं जा सकता था। जाने क्या सोचे। इतने में पोर्टिको में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और मिसेस दास जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती कमरे में पहुंची। समर ने खड़े होकर उत्सुकता से नजरें उठाईं। मिसेस दास बोली, कनक को पहुंचाकर सीधी आ रही हूँ, तुम कब आए? कनक आई थी, मैंने बुलवाया था उसे। समर ने शिकायत की, थोड़ी देर और रोक लेती उसे। पंखे का रेगुलेटर घुमाकर सोफे पर बैठते हुए मिसेस दास बोली, मैंने तो बहुत कहा उससे, पर वो मानी ही नहीं। कहने लगी, तुम्हें मुंह दिखाने में शर्म आती है। क्यों? शर्म की क्या बात है? ऐसा कौन सा अपराध किया है उसने? मैंने भी तो यही पूछा था उससे कि ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने कि अपने पति को मुंह दिखाने में शर्म आती है तुम्हें? जानते हो इस पर उसने क्या कहा? क्या कहा? पलटकर समर ने पूछा। हंसकर मिसेस दास ने कहा, उसने कहा कि तुमसे रुपए मांगने के कारण वो अपने को बहुत छोटा समझ रही है। क्यों? इसमें छोटा समझने की क्या बात है? आपद विपद में तो सभी को ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास तो है ही, किसी से मांग कर तो दे नहीं रहा। मैंने यही तो समझाया उसे कि समर ने तो रुपए तुम्हारे लिए ही इकट्ठे किए हैं। समर ने कहा, हाँ, मैंने उसी के लिए रुपए अलग रख छोड़े थे, खर्च नहीं किए। ज़रूरत पड़ने पर भी खर्च नहीं किए। सोचा था जब कनक आएगी उसे दे दूंगा, उसकी जैसी मर्जी हो खर्च करे, चाहे गहने गढ़ाए या कपड़े बनवाए। विवाह के बाद मैं कुछ भी तो नहीं दे पाया उसे। मिसेस दास बोली, तुम चिंता मत करो समर, मैंने समझा दिया उसे। तुम तो देख ही रहे हो कि पिछले कई दिनों से सारा कामकाज भूल कर जी जान से तुम लोगों के मामले में लगी हुई हूँ। तुम लोगों का मिलन हो जाए तो एक बोझा सर से उतर जाए। खैर, आज मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। कहाँ तक? उत्सुकता दिखाई समर ने। उस ओर जैसे ध्यान ही नहीं दिया मिसेस दास ने। बोली, तुमने चाय तो पी ली ना? अब्दुल ने चाय दी कि नहीं? समर झट से बोला, चाय की बात छोड़िए, आप कनक की बात बताइए। मिसेस दास बोली, अब उसके बारे में तुम और मत सोचो समर, समझ लो कनक तुम्हारी फिर हो गई। हताशा भरे स्वर में समर ने कहा, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा मिसेस दास। विश्वास के साथ मिसेस दास ने कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है समर। मैं विश्वास दिलाती हूँ कनक को तुम्हारे हाथों में सौंप कर ही चैन से बैठूंगी। पर कब? अब तो और देर मुझसे नहीं सही जा रही मिसेस दास। आप नहीं जानती कि मेरा एक एक दिन और एक एक रात कैसे बीत रही है। ना सो पाता हूँ और ना ही कुछ खाया पिया जाता है। बस 2-4 दिन और सब्र करो। समर ने पूछा, और वो रुपए की बात, उसके बारे में कुछ नहीं कहा आज उसने? कहा था, कह रही थी कि भाई का मकान गिरवी पड़ा है, उसी के लिए रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? जरा चिंतित स्वर में मिसेस दास बोली, रकम जरा ज़्यादा है, बस यही मुश्किल है। पहले तो 10,000 कह रही थी और अब? अधीर होकर समर ने पूछा, अब कितना कह रही है? इसीलिए तो चिंता में पड़ गई हूँ, इतना रुपया दे पाना शायद तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। फिर से पूछा समर ने, आप बताइए तो मैं जैसे भी होगा कहीं से भी ला कर दूंगा। मिसेस दास रकम बताने ही जा रही थी कि पास की टेबल पर रखा फ़ोन बज उठा। समर से, एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट कहकर रिसीवर उठाया मिसेस दास ने और बोली, हेलो, कौन? मिस्टर मेटा? फिर ज़रा रुक कर कहने लगी, मुझे क्यों घसीट रहे हैं इसमें? हम ठहरे गरीब आदमी, इतना रुपया कहाँ से लाऊंगी? फिर चुप रहकर सुनने लगी। कुछ क्षण बाद बोली, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मेटा? मैं तो हद से हद 1 लाख दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं। 7 दिन पहले ही तो 500 आयरन खरीदी है मैंने। हम तो चुपचाप करने वालों में से हैं। हमारे कहते कहते रुक गई, फिर अंत में बोली, अच्छा ठीक है,
अब जब आप कह रहे हैं तो मिस्टर दास से पूछूंगी। ठीक है, फिर यह तय रहा। अच्छा, गुड नाइट। तदुपरांत रिसीवर रखकर समर के पास आकर बैठ गईं। वो और बोली, अब नहीं होता समर, जब सामर्थ्य थी बहुत दिया। तुम तो देख ही रहे हो कैसा जमाना आ गया है। मिस्टर दास खून पसीना एक करके कमाते हैं, मुझसे कुछ छुपा थोड़े ही है। इन सब बातों में समर को कोई रुचि नहीं थी। बीच में ही बोला, फिर कनक ने क्या कहा मिसेस दास? इतनी देर बाद जैसे मिसेस दास को याद आया, बोली, हाँ, मैं कह रही थी कि कनक ने कहा था कि अगर तुम 15,000 रुपये का इंतज़ाम कर सको तो उसके भाई का कर्ज उतर जाएगा, और फिर कनक के विवाह में भी उसके भाई का रुपया खर्च हुआ था। जरा हिचकिचाया समर, बोला, 15,000? हाँ, 15,000। मैंने तो कहा उससे कि रकम बहुत ज़्यादा हो गई है। 10,000 होते तो समर तुरंत दे देता। 15,000 वो कहाँ से लाएगा? इस पर उसने क्या कहा जानते हो? क्या कहा? उसने कहा कि बहुत ही मजबूरी ना हो तो क्या कोई इस तरह मांगता है, और वो भी पति से? सचमुच समर, मुझे लगा कि रुपया नहीं चुकाया गया तो मकान छोड़ना पड़ेगा उन्हें। फिर कहाँ जाएंगे बेचारे? कुछ देर के लिए जाने किस सोच में पड़ गया समर। फिर बोला, आप कनक से कह दीजिएगा कि मैं 15,000 दूंगा। 10,000 तो मेरे पास हैं, बाकी 5 उधार ले लूँगा। उधार लोगे? हाँ, ज़्यादा सूद पर ले लूँगा। कनक के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ मिसेस दास। तो फिर यही कह दूंगी कनक से। कब कहेंगी? कल ही कह दूंगी। लेकिन तुम रुपए का कब तक इंतज़ाम कर लोगे? कल ही कर लूँगा, मिसेस दास ने कहा, पर चेक से काम नहीं बनेगा। समर बोला, तो कैश में दे दूंगा, आपको दे जाऊंगा कल। ठीक है, तो यही रहा तय। कल किस वक्त आओगे तुम? समर ने कहा, जब आप कहें। मिसेस दास बोली, तो फिर एक काम करो, परसों शाम को आओ तुम। कनक से भी उसी समय आने को कह दूंगी। तुम दोनों का मिलन करवा सकी तो समझूंगी कि वाकई जीवन में कुछ किया। उठकर खड़ा हो गया समर। मिसेस दास बोली, एक कप कॉफ़ी और पियोगे समर? समर का मन हल्का हो गया था। फिर से बैठते हुए बोला, दीजिए, आज एक और कप पीने के लिए मना नहीं करूँगा। मिसेस दास ने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है कनक को पाने के बाद तुम मिसेस दास को एकदम भूल जाओगे समर। समर ने भावावेश में कहा, कभी नहीं भूलूंगा मिसेस दास, आपको हम लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे, आप देख लीजिएगा। मिसेस दास ने कहा, मैं भी वचन देती हूँ कि तुम दोनों को मैं जैसे भी होगा मिलाकर ही रहूँगी। दूसरे दिन समर की सुबह बड़ी बेचैनी में कटी। बाजार खुलते ही अपनी घड़ी, अंगूठी और विवाह की अंगूठी बेच दी उसने। राधा बाजार में एक सुनार की दुकान थी। पुराना जान पहचान वाला आदमी था। निधि बाबू ने कहा, ये सब क्यों बेच रहे हो समर? बिना बेचे काम नहीं चलेगा क्या? समर ने जवाब दिया, बहुत ही खास ज़रूरत ना हो तो विवाह की चीज़ें कौन बेचता है भला? ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी? वो आप नहीं समझ पाएंगे। गिन कर रुपए जेब में रख लिए उसने। फिर उधार की फिराक में बहू बाजार गया। सूद का धंधा करता था आदमी। बहुत पहले बरानगर उनके घर आया करता था। कई बार उसके पिता से अच्छे सूद पर उधार लेकर बाजार में व्यापारियों को 100% पर चढ़ा देता था। समर को देखते पहचान गए बेचाराम बाबू। बोले, आप यहाँ? मामला क्या है? समर ने कहा, 3,000 रुपयों की ज़रूरत थी इसी वक्त। अगर आप दे दें तो जो सूद कहिएगा दे दूंगा। कारोबारी आदमी थे बेचाराम बाबू। बाजार में लोगों से रुपए पर रुपया सूद लेते थे। इसमें दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं था। बोले, मैंने तो सुना था कि आप अच्छी नौकरी पर हैं। समर बोला, अच्छी हो या बुरी, नौकरी कर ही रहा हूँ। महीने में 500 रुपये भी मिल जाते हैं, पर आदमी पर वक्त बेवक्त मुसीबत तो पड़ ही जाती है। नहीं तो आपके पास क्यों आता? हाँ, ये तो ये है ही, ये तो ये है ही, कहकर उन्होंने 3,000 रुपये निकाल दिए और रसीद 4,000 की ले ली। देनी पड़ी समर को। अब बाकी बचे 1,500। ऑफिस में उस दिन कैश नहीं आया, पर तब भी जो कभी नहीं किया था समर ने वही किया। 1,500 निकाल कर जेब में रख लिए। रजिस्टर में नहीं लिखे। सोचा धीरे धीरे पूरा कर देगा। सारी इंद्रियां कनक को देखने के लिए उन्मुख थीं। मिसेस दास ने वायदा तो किया था। तदनंतर सारा रुपया पोर्टफोलियो में रखकर शाम को ऑफिस से निकलने लगा तो असिस्टेंट तारापद ने पीछे से आवाज़ दी। बोला, सर? घूमकर समर ने पूछा, कुछ कहना है? वो 1,500 की एंट्री करने को मना किया आपने, तो फिर किस अकाउंट में पोस्ट करूं? समर ने कहा, उसे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं परसों आकर जो करना होगा बता दूंगा। ऑफिस से सीधा मिसेस दास के घर पहुंचा वो तैयार बैठी थी। बोली,
तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी समर। सोच रही थी इतनी देर क्यों हो रही है, लाए हो रुपए? हाँफते हुए समर ने कहा, हाँ लाया हूँ। रुपए लेकर गिनते हुए मिसेस दास बोली, पता है कनक ने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों? समर ने पूछा। वो कह रही थी कि तुम रुपए नहीं दोगे। उसके मुंह से कैसे निकली ये बात? और आपने भी उसका विश्वास कर लिया? क्यों भला? जरा आश्चर्य से समर ने पूछा। जल्दी से सफाई दी मिसेस दास ने। नहीं नहीं, मैं क्यों विश्वास करती, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं? कुछ देर चुप बैठा रहा समर, फिर पूछा, कनक कब आई थी? आज बहुत जल्दी आ गई थी। मैं अभी जाकर उसे रुपए देकर आती हूँ और कल यहाँ आने को भी कह जाऊँगी। कल किस वक्त आएगी वो? तुम बताओ, तुम कब आओगे? समर ने कहा, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आप बताइए कब आना ठीक रहेगा। कुछ सोचकर मिसेस दास ने कहा, तुम कल ठीक 3 बजे आना, कनक से भी उसी समय आने को कहूँगी। फिर तुम दोनों को अपने पार्लर में बिठाकर मैं ड्राइंग रूम में आ जाऊँगी। तुम दोनों एकांत में आपस में निपट लेना। समर ने कहा, ठीक है, आप रुपए दे आइए उसे। मिसेस दास बोली, मैं अभी जाकर अपने हाथ से देकर आऊँगी। समर दरवाजे पर पहुँचा ही था कि मिसेस दास ने पीछे से पुकारा, सुनो समर, एक बात कहना भूल गई। कहिए। कनक कह रही थी कि बहुत दिन बाद तुमसे मिलना होगा, इसलिए ज़रा डर लग रहा है उसे। तुमसे ज़्यादा मत डांटना, बड़ी अच्छी लड़की है, कई दिनों से देख रही हूँ उसे। भाई के डर से तुम्हें चिट्ठी नहीं लिख सकी, अब भाई के दिन अच्छे नहीं रहे इसलिए ज़रा निकल पा रही है। मुझे वचन दो कि तुम उसे डांटोगे नहीं। वो बोला, आप ये क्या कह रही हैं मिसेस दास, मैं कनक को डांटूंगा? कनक मेरे लिए क्या है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। और ये रुपए किस तरह कितनी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं किसी दिन बताऊंगा आपको। तब पता लगेगा आपको कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। अगले दिन समर की दोपहर जैसे बीती नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि 3 जैसे बजेंगे ही नहीं। संसार की सारी घड़ियां रुक गई थीं। बार बार घड़ी देख रहा था। ऑफिस की छुट्टी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि काम बहुत था। दाढ़ी घिस घिस कर बनाई थी, कपड़े बार बार उल्टे पलटे थे। बहुत दिन बाद कनक से मिलेगा, इस पोशाक में कैसे जाएगा उसके सामने? सोच रहा था वो भी बदल गई होगी। चोर बागान में भी बहुत परिवर्तन हो गया होगा। कनक की माँ मर गई थी, भाई की उम्र हो गई थी, कर्ज सर पर था। एक दिन इसी भाई ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसी भाई का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी घड़ी अंगूठी बेच दी थी, सूद पर रुपया लिया था। आदमी में कितना बदलाव आता है। अहंकार करने लायक कुछ भी तो नहीं है दुनिया में। किस चीज़ का अहंकार करे आदमी? कुछ भी तो नित्य नहीं है। उसने ही क्या कभी सोचा था कि बड़ा नगर का मकान बेचकर मेस में रहना पड़ेगा, कनक से बिछड़ना पड़ेगा और फिर से मिलन होगा? कहाँ मिसेस दास थी और कहाँ वो था। मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन परिचय होने पर एक के बाद एक घटनाएं चलचित्र की तरह घटती चली गईं। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और दया करके फिर से कनक से मिलाने के लिए भागदौड़ की। नहीं तो कौन किसी के लिए इतना करता है। मैस से निकलते समय रसोइये से समर ने कहा, ठाकुर मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। रसोइये ने पूछा, आज कितने बजे आएंगे बाबू? ठिठक कर खड़ा हो गया समर। उसी मेस में आना पड़ेगा उसे फिर से? कनक को यहाँ लेकर आएगा? इस मेस में रहेगी कनक? यहाँ कैसे रहेगी वो? पर और कहाँ रहेगी वो? पहले से ही कोई मकान किराए पर ले लेना चाहिए था उसे। फिर एकदम से बोला, आज 2 जनों का खाना रखना ठाकुर। 2 जनों का? आश्चर्य से रसोइये ने पूछा। हाँ, मेरे साथ 1 जना और कोई होगा खाने पर। इतना कहकर वो सड़क पर आ गया। हाथ की घड़ी बिक गई थी, समय देखने का उपाय नहीं था। एक दुकान पर खड़े होकर नज़र डाली तो देखा 1:30 बजा था कुल। मिसेस दास के घर पहुंचने में आधे घंटे से अधिक लगता, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी 1 घंटा बाकी रहता। समस्या हुई वो घंटा कैसे बिताए। ट्रॉम से उतरकर पार्क में चला गया। दोपहर में पार्क में भी कोई नहीं होता। एक खाली बेंच पर बैठ गया जाकर। नौकरी करने के बाद से ऐसी दोपहर नहीं देखी थी उसने। जब बरानगर में अपना मकान था, नौकरी करने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, तब ऐसी खाली खाली दोपहरी बिताया करता था। लेकिन उन दिनों तो सब कुछ ही भिन्न था, दुनिया का रूप ही और था। अपने में लीन आकाश पाताल सोच रहा था समर कि कहीं पास की किसी घड़ी के ढंग ढंग के 2 घंटे सुनकर उछल पड़ा था वो। बस 1 घंटा और रह गया। पार्क से निकलकर पैदल चल दिया वो। दूर ही कितना था, जरा जल्दी जल्दी चलने पर 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था। धीरे धीरे टहलते हुए चलने लगा समर।
सोचने लगा 3 से पहले पहुंचना उचित नहीं होगा। मिसेस दास विलायती कायदे कानून की हिमायती थीं। हर काम घड़ी की सुई से होता था। पर समय तो जैसे ठहर गया था। कब तक इंतज़ार करता वो? समय से पहले जा पहुंचा। और दिन दरवाज़ा बंद रहता था, घंटी बजानी पड़ती थी, अब्दुल आकर दरवाज़ा खोलता था। लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला हुआ था। जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गया वो। जरा देर बाद अब्दुल कमरे में आया तो समर ने पूछा, मेम साहब हैं अब्दुल? रुआंसू होकर अब्दुल बोला, मेम साहब चली गई हुजूर। कहाँ चली गई? कब आएंगी? ये तो नहीं मालूम हुजूर, अब नहीं आएंगी वो। क्यों नहीं आएंगी? तो जाएंगी कहाँ? मिस्टर दास हैं? वो भी चले गए, कोई नहीं है घर में। कब गए? कल रात को हुजूर, कल रात को गए, अब तक नहीं आए। चौंक उठा समर। कहाँ गए दोनों? कुछ कहकर क्यों नहीं गए? डर सा लगने लगा उसे। अगर कनक नहीं आई तो? वो भी कहीं गायब हो गई तो? समर ने फिर पूछा, गाड़ी लेकर गए हैं? अब्दुल बोला, हुजूर गाड़ी तो बिक गई। चरण सिंह को कल हिसाब करके छुट्टी दे दी थी। तो फिर गाड़ी क्यों बेच दी मिसेस दास ने? नई गाड़ी खरीदेंगी क्या? समर ने कहा, थोड़ी देर और बैठता हूँ अब्दुल, क्या पता आ ही जाए। ठीक है बैठिए, अब्दुल ने कहा। फिर बोला, आज सुबह से बहुत फ़ोन आ रहे हैं हुजूर, सब मेम साहब को पूछ रहे हैं। उसी समय एक सज्जन आए और पूछने लगे, मेम साहब हैं? अब्दुल ने कहा, नहीं हुजूर, ना मेम साहब हैं और ना साहब। वो सज्जन बोले, कहाँ चले गए? मेरा 6 महीने का किराया बाकी है, आज देने को कहा था। अब्दुल बोला, हम लोगों को भी तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली हुजूर, आज देने को कहा था। वो बोले, समझ गया, अब बैठ कर क्या होगा, चलता हूँ। अब समर का भी जी धुक धुक करने लगा। 15,000 रुपये दे गया था वो, तो क्या कनक को रुपए नहीं पहुंचाए उन्होंने? देखते देखते और कई लोग आ गए। उधर टेलीफोन भी बार बार बजने लगा। मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर मेटा, मिस्टर सोनपार, मिस्टर बनर्जी सब आ पहुँचे और खबर सुनकर सिर पकड़कर बैठ गए। तभी समर को बाहर घूंघट निकाले कोई लड़की आती दिखाई दी। बाहर जाकर खड़ा हो गया वो। कनक। पास आते ही कनक ने भी उसे देख लिया। समर ने पुकारा, कनक। मुंह उठाकर कनक ने पूछा, तुम यहाँ? समर ने पूछा, इसका मतलब है तुम्हें रुपए मिल गए? अवाक रह गई कनक। बोली, कैसे रुपए? क्यों? तुमने मिसेस दास से कहा था ना कि तुम्हें 15,000 रुपयों की जरूरत है, मिले नहीं तुम्हें? 2 पल को तो कनक का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर बोली, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। समर ने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले तो जरा हिचकिचाई कनक, फिर बोली, मिसेस दास ने आने को कहा था। क्यों? मिसेस दास से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? उसने कहा, हम लोग जिस महिला समिति में सिलाई सीखती हैं, मिसेस दास उसकी प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने कहा था कि तुम्हें रुपए की बहुत तंगी है, ऑफिस के कैश से रुपए ले लेने के कारण जेल जाने की नौबत आ गई है, इसलिए तुम्हें देने के लिए अपना सारा जेवर उन्हें दे गई थी। समर ने पूछा, सारा जेवर? हाँ, सारा जेवर, जितना भी शादी में मिला था। समर ने कहा, वो तो बहुत सारा था, करीब 13,000 का होगा। कनक बोली, हाँ, मिसेस दास कह रही थी कि तुम्हें 13,000 की ज़रूरत है। वहीं सर पकड़कर बैठ जाने को जी चाहा समर का। कनक बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या और रुपयों की ज़रूरत है? समर बोला, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला कनक, उल्टे मैं ही तुम्हें देने के लिए कल मिसेस दास को 15,000 रुपये दे गया था। पर मुझे तो रुपए की ज़रूरत नहीं थी। आश्चर्य से समर ने कहा, लेकिन मिसेस दास तो कह रही थी कि तुम्हारा मकान बिकने वाला है, तुम्हारे भैया पे बहुत कर्जा चढ़ गया है। क्या? चौंक उठी कनक। फिर बोली, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, मैं तो बस ये पता लगाने आई थी कि तुम्हें रुपए मिल गए या नहीं, और फिर भैया तो मर भी गए। कब? बहुत दिन हो गए। तभी से मैंने स्कूल में नौकरी कर ली, पर मिसेस दास हैं कहाँ? वो नहीं है, भाग गई हैं। फिर जाने क्या सोचकर जोर से हंस पड़ा वो। बोला, वो तो हुआ, पर हम दोनों को ही चूना लगा गई, पर तब भी उन्हें नमस्कार करता हूँ। वो अगर इस तरह नहीं ठगती तो आज तुमसे मिलना कैसे होता। फिर जरा रुककर समर ने पूछा, लेकिन ये बताओ कि भैया के मरने के बाद तुमने एक बार भी मेरी खबर क्यों नहीं ली? कनक की आंखें छलछला आईं। अवरुद्ध कंठ से बोली, क्यों लेती? तुम दूसरा विवाह करके सुख चैन से हो, मैं बीच में आकर क्यों परेशान करती? ठगा सा रह गया समर। बोला, मैंने विवाह कर लिया? ये किसने कहा तुमसे? किससे सुना? बताओ। गर्दन झुकाकर कनक ने कहा, मिसेस दास ने, उन्होंने सब बता दिया है मुझे।
मुझे याद है कि इस मामले के इन्वेस्टिगेशन का भार मुझ पर ही पड़ा था। रिश्वतखोरी पकड़ने की नौकरी में कुछ ही साल था मैं। अनेकों तरह की अभिज्ञताएं हुई थी उस नौकरी में। उनमें ये समर और कनक की भी घटना थी। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस तरह की और भी कहानियाँ सुनाऊंगा। कनक और समर आज भी कलकत्ते में एक फ्लैट में रहते हैं। प्रायः मिलना होता है। सुखी जीवन है उनका। मैंने बस उनका नाम धाम बदल दिया है, नहीं तो सब सच है। और मिसेस दास, उनका पता नहीं चला। वो शायद किसी और शहर में जाकर अभी भी यही धंधा चला रही हैं। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास एक और तरह। उम्मीद है आपको उपन्यास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।